नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी के डिमांड पर और आप सभी विद्यार्थियों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि कक्षा 12th फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आइए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके फिजिक्स के पेपर में शुरुआत के जो 16 क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आएंगे पूरी फिजिक्स से। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 12th के जो फिजिक्स के 100 इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ हल करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स बेटा फर्स्ट बार इस चैनल पर आए वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। आपकी स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का रेशियो है, 75% बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले दिनों में आपके लिए और भी वीडियो लाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है कि एक घन के अंदर ई आवेश वाले 8 द्विध्रुव रखे हैं। घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो आप सभी से है कि इन क्वेश्चनों के अगर आंसर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर लगा के आप इनके आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, केवल मैं यहाँ आंसर बता पाऊंगा आपको फटाफट, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफ़ी है, 100 है, तो सभी को हम हल करेंगे और ये आपके सभी चैप्टरों से मिला के बनाए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, शून्य, कि एक घन के अंदर ई आवेश वाले 8 द्विध्रुव रखे हैं, घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो आंसर क्या होगा, शून्य। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 2m लंबे व 2m चौड़े आयताकार क्षेत्रफल की दिशा से 60 डिग्री कोण बनाते हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा है। यदि विद्युत क्षेत्र का परिमाण 20 न्यूटन प्रति कूलम हो तो क्षेत्र से पार होने वाले फ्लक्स का मान वोल्ट इंटू मीटर में क्या होगा। न्यूमेरिकल दे दिया, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। तो उम्मीद है आपको ये इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, A80। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 माइक्रो सी आवेश रखा है। घन के प्रत्येक फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका A 1.12 इंटू 10⁵। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी इसके सामने क्वेश्चन नंबर 4, 2 प्लेट जो d दूरी पर स्थित है उन पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। इन प्लेटों के बाहर विद्युत की तीव्रता होगी। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, शून्य। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हल करवा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी हल करवा दिए। इसके अलावा जो लघुरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसके मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, इसका भी एक वीडियो बना दिया है। इन सभी के वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसको आप वीडियो के बाद देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 10 सेमी त्रिज्या के गोले पर कुल आवेश 1 माइक्रो सी है और गोले के कारण अधिकतम विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो बेटा फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स की वैल्यू नहीं, सिंपल न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा अगर आप माइंड यूज करोगे तो इनका आंसर आप दे पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी। अगला, सिग्मा आवेश घनत्व वाली किसी अपरिमित समरूप आवेशित पृष्ठ के लिए r दूरी के किसी बिंदु पर तीव्रता होगी। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2 आवेशों के मध्य बल क्या है, F है। यदि आवेशों का मान स्थिर रखते हुए इनके बीच की दूरी कितनी गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए तो इनके बीच में लगने वाला बल हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है कि शुरुआत वाले क्वेश्चन कुछ टफ है, आगे वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी मिलेंगे। 2 आवेशों के मध्य बल F है। यदि आवेशों का मान स्थिर रखते हुए इनके बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो इनके बीच में लगने वाला बल होगा, क्या होगा, F/9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F/9। अगला,
विद्युत द्विध्रुव के कारण, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? r⁻³ इसके बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर r दूरी पर विभव होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर r दूरी पर विभव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Kp/r², Kp/r²। अगला, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी 30 सेमी है। यदि बिंदु A पर 20 माइक्रोन कूलाम आवेश तथा B पर -10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा हुआ है, तो A व B के बीच किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? A व B के बीच किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? बड़ा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी है, 100 क्वेश्चन अपने को हल करने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? A। तो मैं फटाफट इनके आंसर बता रहा हूँ आपको। अगला है, दो बिंदुओं A तथा B पर विभव क्रमशः 30 पर 20 वोल्ट है। यदि 2 कूलाम आवेश को B से A की ओर लगाया जाए तो किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा? जल्दी से आंसर इसका कमेंट्स में। आंसर होगा 20 जूल। दो गोले की त्रिज्या R1 व R2 है, वह आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है। गोलों के विभव समान है, तो अनुपात Q1/Q2 बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? आपका R1² R2² के बराबर होगा। बेटा अभी आपको जो कुछ क्वेश्चन हार्ड लग रहे थे, लेकिन अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी सिंपल और इजी है। तो सभी प्रकार के प्रश्नों को समावेश आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले दिनों में जो आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम लगेगी उसके लिए काफ़ी अच्छी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है धातु की प्रकृति पर, प्लेटों के मध्य की दूरी पर, प्लेटों की मोटाई पर, या प्लेटों के बीच विभवांतर पर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्लेटों के मध्य की दूरी पर। अगला क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा होती है। आवेशित संग्रहित में संग्रहित ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्लेटों के मध्य क्षेत्र में, प्लेटों के मध्य क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, दो आवेशों को लघुपतित करने पर धारा नहीं बहेगी अगर दोनों, दो आवेशों को लघुपतित करने पर धारा नहीं बहेगी अगर दोनों। तो इसका राइट आंसर है दोनों का क्या समान हो? विभव समान हो। दोनों का विभव समान हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि C1 व C2 धारिता के दो संधारित्रों के संयोजन को Q आवेश दिया गया है। C1 व C2 धारिता के दो संधारित्रों के संयोजन को Q आवेश दिया गया है। C1 पर Q1 और C2 पर Q2 आवेश होने पर Q1/Q2 का अनुपात क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप वीडियो देख रहे हो लेकिन आंसर नहीं बता रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C1/C2। इसके बाद बेटा आप चलते क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पर आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है इस नियम से। किस नियम से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जल्दी से आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर क्या होगा कि किसी संधि पर धाराओं की बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आवेश का संरक्षण होता है। क्या होता है? आवेश का संरक्षण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आप आंसर दें कि दिखाए गए परिपथ में धारा I होगी, मतलब धारा I का मान कैलकुलेट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर। कितने हो गए? 5 एम्पियर। और दिशा किधर होगी? OC दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? C 5 एम्पियर OC दिशा में। अगला,
एक चालक तार की लंबाई 2 मीटर है तथा उसका प्रतिरोध 4 ओम है। एक चालक तार की लंबाई 2 मीटर तथा उसका प्रतिरोध 4 ओम है। यदि लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? एक चालक तार की लंबाई 2 मीटर, प्रतिरोध 4 ओम है, तो लंबाई को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध, तो आप सभी जानते हो कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। तो लंबाई को दुगना किया तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका 8 ओम। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? 8 ओम। अगला, धातु के तार को जिसका प्रतिरोध कितना है? 40 ओम है, खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध होगा। धातु की तार जिसका प्रतिरोध कितना है? 40 ओम है, खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है। खींचकर उसकी लंबाई को हमने कितना कर दिया? दुगनी कर दिया, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट्स में बता सकते हो कि काफ़ी देर हो गई आपको हर क्वेश्चन का आंसर बताते हुए, लेकिन आप एक भी क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास नहीं कर रहे। तो सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं दूंगा तो ये अच्छी बात नहीं है। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ कि 2 बराबर लंबाई और एक ही धातु के चालक तार के व्यास का अनुपात 2:1 है। 2:1 है तो उनके प्रतिरोध का अनुपात होगा, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? 4:1। 4:1। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। बेटा क्वेश्चन क्या है? अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनंत। क्या होती है? अनंत होती है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। चारों में से आंसर क्या होगा? बेटा आंसर दीजिए, आप सभी के आंसर नहीं आ रहे तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो राइट आंसर क्या होगा? उसके पदार्थ पे। अगला, इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। किसी तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर तार के परिच्छेद में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके आ जाएगी। अगला बेटा, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है और उम्मीद है कि इसका आंसर तो प्रत्येक बच्चा दे पाएगा जिसने थोड़ी बहुत भी फिजिक्स पढ़ी है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध को आप क्या बोलते हो? प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वह आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध, तो इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/3 ओम। इसके बाद बेटा चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का आंसर बेटा जल्दी से आप दें कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपने विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो अब यहाँ से विद्युत धारा और चुंबक वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो आंसर क्या होगा? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑस्टेड। अगला, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन करवाए थे, उसमें भी क्वेश्चन वहाँ पढ़ा था हमने। चाल और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के गतिमान कण की क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। अगला, लोरेंज बल के लिए सूत्र है। जल्दी से आंसर बेटा, लोरेंज बल के लिए सूत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा जब, इसका राइट आंसर क्या होगा? जब v और b परस्पर क्या होते हैं? लंबवत। अगला, चुंबकीय क्षेत्र में
गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ और बता रहा था मैं आपको कि इस वीडियो के अंदर आपको इस कुल टोटल 100 मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इन सभी का आंसर अपनी नोटबुक में लिखते रहें और लास्ट में मिलान करें, और मिलान करने के बाद ये कमेंट्स करके जरूर बताएं कि 100 में से कितने क्वेश्चन है वो आपके सही हो रहे हैं। ईमानदारी से बताना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 33, अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 1 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 × 10⁻⁷ ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आवेशित कण के स्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में जो परस्पर समांतर है, विराम अवस्था से छोड़ा जाता है तो कण गति करेगा। जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? सरल रेखा में। अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कहाँ? धारावाही परिनालिका के भीतर। धारावाही परिनालिका के भीतर। तो ये 35 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चलते बड़ा नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है। ये बड़ा आप सभी आंसर जानते होंगे कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 0। अगला, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का शिखर मान हो तो वर्ग मध्य मूल मान होगा। जल्दी से बेटा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6। अगला, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ब ऊष्मीय प्रभाव। अगला, 5 माइक्रोफेराड संधारित्र के 0.001 ओम प्रति घात के लिए आवर्ती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा है। बड़ा जल्दी से आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द। बड़ा थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन अपने को हल करने से कंप्लीट होंगे नहीं। LCR। अगला क्वेश्चन क्या आपका? LCR परिपथ महत्तम धारा के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ω² बराबर 1/LC। बड़ा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 43 इसका आंसर आप दोगे। ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है ऐसे वोल्टेज को बढ़ाने व घटाने के लिए। ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है ऐसे वोल्टेज को बढ़ाने या और घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल होती है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल होती है तो C बराबर 1 माइक्रो तरंगों की आवर्ती होती है। तो इसका राइट आंसर क्या बताता है? कि रेडियो तरंगों की आवर्ती से अधिक। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, आप सभी जानते हो क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉम। टेलीविजन संकेतों की आवर्ती का प्रास है। टेलीविजन संकेतों की आवर्ती का प्रास है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ब 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? जल्दी से आंसर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? चंद्रशेखर वेंकट रमन। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर ब प्रावीण्य ने। 50, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोलनीय विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र में संबंध होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोलनीय विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र में संबंध होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। ये हो जाएगा। अभी तक हमने ये 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल कर लिए। तो एक बार आप कमेंट्स करके ये बता दीजिए कि 50 मल्टीपल चॉइस में से
50 में से आपके कितने प्रतिशत, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। इसके अलावा अगले 50 को हम और हल करते हैं, कंटिन्यू बने रहें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन तो बेटा सबका आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? प्रकाश, आप सभी जानते हो प्रकाश एक तंतु होता है, प्रकाश तंतु होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित होता है। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। तो सब जान दो, अवतल से बड़ा दिखता है, समतल से समान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब उत्तल। अगला, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घटता है। इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक मान न्यूनतम होगा? तो जल्दी से आंसर, कांच और हवा के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है। हवा मतलब विरल माध्यम से कांच का मतलब सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? घटता है। प्लस 2.5 डी एवं माइनस 1.5 डी क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? 1 मीटर। कितनी होगी? 1 मीटर। अगला, कांच के किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांच के किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैंगनी। म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? तो 1 प्लस म्यू ए, क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा आंसर ब म्यू माइनस 1 ए। और 59 क्वेश्चन आपके सामने, दो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, दो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेमी, जो एक दूसरे के संपर्क में है, संपर्क में है का समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? जल्दी से इसका आंसर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 10 सेमी हो जाएगा। इसके बाद बैठ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बेटा काफ़ी मेहनत करके क्वेश्चन आपके लिए मंगाए, किसी जो फिजिक्स वाले जो सर थे उन्होंने भेजे थे, और इनके जो आंसर भी आपको बताए जा रहे हैं, प्लस आपके लिए काफ़ी मेहनत से बने ये क्वेश्चन। तो एक बार इस वीडियो के लिंक को, अगर अभी तक इस वीडियो के लिंक को आप अपने जितने भी साथी हैं उन सब तक शेयर कर दें, जिससे उनके भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पहले वो देख पाए और उनको भी कुछ फ़ायदा मिल पाए। तो जिन जिन स्टूडेंट ने इस वीडियो को शेयर किया है वो कमेंट्स में एक बार मैसेज ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन नंबर 60, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया अगला, कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा इससे? पोलेराइड द्वारा। किसके द्वारा? पोलेराइड द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस से प्रकाश के तरंग सिद्धांत से समझाया नहीं जा सकता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्योंकि बेटा ये किस पे आधारित है? कण पे। एक ऐसी परिघटना जो ये प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, कोई एक ऐसी परिघटना जो ये प्रदर्शित करती है कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? द ध्रुवण। समतल ध्रुवित प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं। तो राइट क्या? सभी दिशाओं में, एक तल में, एक दूसरे के लंबे दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब एक तल में। अगला, साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। इसका आंसर बेटा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्ण। इसके बाद बेटा चलता है अगला क्वेश्चन, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगनी कर दी जाए तो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में क्या बदलाव होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
यदि किसी धातु की सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति 2 गुना कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या दुगने से ज़्यादा हो जाएगी बेटा, दुगने से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर त्वरित किया जाए, यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। द्रव्य तरंग की परिकल्पना किसने दी? द्रव्य तरंग की परिकल्पना किसने दी? तो राइट आंसर क्या होगा? डी ब्रोगली ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्रकाश के कण प्रकृति के कारण, प्रकाश के कण प्रकृति के कारण। अगला, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की ढीली आवृत्ति है जिस पर, क्या आंसर होगा इसका? इसका हो जाएगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है, कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है, क्या आंसर होगा? एक इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। अगला, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण होता है, क्या आंसर होता है? सभी जानते हैं इसका बेटा आंसर, जल्दी से आंसर दें। C1/137। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी 10 से भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी 10 से भाग में पड़ती है? तो राइट आंसर क्या होगा? बामर। अगला, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? n = 2 से n = 1, ये राइट आंसर हो जाएगा द। अगला, एक परमाणु या आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यह हो सकता है, ये कौन सा तत्व हो सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हीलियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। इसके बाद बेटा आप चलते हैं। बेटा एक बार आप सभी से जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और एक बार अपने जितने भी साथी हैं उन सभी तक आज के इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी क्लास अटेंड कर सके और बोर्ड एग्जाम में कुछ फिजिक्स के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस उनकी भी हो सके। अगला क्वेश्चन, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में जाता है तो मुक्त ऊर्जा होगी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है, बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या किसकी करता है? रेखीय स्पेक्ट्रम की। किसकी? रेखीय स्पेक्ट्रम की। अगला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको नापता है? इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है? आप जानते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की होती है। अब देखो, परमाणु का नाभिक सभी जानते हो किससे बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है? तो रदरफोर्ड ने ये तो सिद्ध किया था कि जो नाभिक होता है वो क्या होता है? धनावेशित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनावेशित नाभिक का। इसके बाद बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन है, परमाणु में वर्ती कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं? परमाणु में वर्ती कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण? बेटा अब इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी बच्चा दे सकता है। चलो बेटा वेट कर रहा हूँ आप इसका कौन कौन विद्यार्थी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मकों में से कौन समभारिक युग्मक है? समभारिक जिसका भार समान हो, तो यह 30 और ये 30, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द। नाभिकीय घनत्व की कोटि होती है, नाभिकीय घनत्व की कोटि होती है बेटा, राइट आंसर क्या होगा? 10⁻⁷ kg/m³। अगला, गामा किरणों का होता है, गामा किरणों का आंसर जो बेटा गामा किरणें होती है उनका द्रव्यमान भी शून्य होता है और आवेश भी शून्य।
तो गामा किरणों का होता है शून्य आवेश व शून्य द्रव्यमान। इसके बाद को बेटा आगे बात करें, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरणें। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह सकते हैं क्योंकि नाभिकीय बल के कारण एक अल्फा कण बना होता है। तो बेटा अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का द्विधनावेशित आयन। तो हीलियम का होता है 2, परमाणु द्रव्यमान 4, 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 तो होंगे प्रोटॉन और 2 होंगे क्या? न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब। परमाणु क्रमांक है बड़ा प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। नाभ की अभिक्रियाओं में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। कुल आवेश, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको सभी होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी। सूर्य की ऊर्जा का कारण है, बड़ा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन। परमाणु के नाभिक में अवश्य होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो बड़ा यहाँ से एक बात है, अवश्य जैसे हाइड्रोजन है, प्रोटियम का आपने नाम सुना होगा जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो इसका अर्थात राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट आंसर है प्रोटॉन। नाभिक में आवश्यक, तो नाभिक में प्रोटॉन तो आवश्यक होगा, न्यूट्रॉन हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगला, हीलियम परमाणु का सही रचना है। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम धनावेशित की बात नहीं, हीलियम परमाणु की बात की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अगला, एन व पी प्रकार का अर्धचालक होता है। देखो बड़ा कितने इजी क्वेश्चन आपसे पूछने लग गए। अगला, पी व एन प्रकार का अर्धचालक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विद्युतीय उदासीन। अवच्छेद क्षेत्र में होता है। अवच्छेद क्षेत्र में होता है क्या बेटा? जल्दी से आंसर। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही नहीं। तो बेटा आप इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं बता रहे हो। अगर आप इनके आंसर नहीं बताओगे तो 1-2 क्वेश्चनों के आंसर में भी फिर नहीं बताने वाला आपको। अगला, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है बेटा? घटता है। एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार होता है। कुचालक की बात थी। एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार के साथ कुचालक की बात थी। चलो बेटा इससे इजी क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं आपको फिजिक्स में मिलेगा। एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में अशुद्ध परमाणु मिलाया जाता है। जल्दी से आंसर बेटा। अगला, ये क्वेश्चन का आंसर बेटा आप दोगे, वेट कर रहा हूँ आपके इस क्वेश्चन का आंसर आप देते हो या नहीं देते हो, कि आप एक्टिव होके स्टडी कर रहे हो या केवल सोते फ़ोन चला रहे हो। तो अगला क्वेश्चन 99, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? A बढ़ेगा। तो उम्मीद है आपको इस जो फिजिक्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो आप सभी के डिमांड पे मैं लेकर आया था आपको पसंद आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए हैं। तो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि इनमें से कितने क्वेश्चन है वो आपके राइट हुए हैं, सही हुए हैं, और इन क्वेश्चनों का जो लेवल है वो कैसा है, इजी है, मीडियम है या हार्ड है, और आपको क्या लगता है कि इन क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते। इसी के साथ यही हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।